अच्छा, आज हमने स्टार्ट जो करना है न्यू टॉपिक वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले रेशो होता क्या है? व्हाट इज रेशो? रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के दरमियान का रिलेशन या कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है, सही है। कि दोनों में से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी लेस है, कौन सी ग्रेटर है, कौन सी मोर है, सही। तो आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज, मिनिमम दो, दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो क्वांटिटीज के दरमियान का रिलेशन। मिनिमम दो क्वांटिटीज है, मोर देन की कोई लिमिट नहीं होती। तीन क्वांटिटीज भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। तो उन क्वांटिटीज के बिटवीन का कंपैरिजन है, रिलेशन है, वो क्या कहलाता है? रेशो। एक और तरीका है, आपके पास जैसे एक नंबर है 10। 10 में टू कितनी मरतबा आता है? तो आप क्या बोलोगे? सर 10 होता है 2 × 5। ऐसे ही है ना, 2 × 5 क्या होता है? 10। तो आपके पास जो है वो 10 के अंदर टू कितनी मरतबा आता है? 5 टाइम्स, 5 मरतबा आता है, सही है ना। पांच टू आते हैं, जब पांच टू आपस में ऐड होंगे होते हैं तो 10 बनते हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो 10 के अंदर 5 कितनी मरतबा आता है? तो आप बोलोगे सर 2 मरतबा, 2 टाइम्स, ऐसे ही है ना, 2 मरतबा आते हैं। तो जब दो फाइव आपस में मल्टी ऐड होते हैं तो 10 बनता है। तो ये आपको रेशो क्या बताता है कि एक नंबर में दूसरा नंबर कितनी टाइम्स आ रहा है, कितनी मरतबा आ रहा है। ये कौन बता रहा होता है? रेशो बता रहा होता है, सही है। तो आपके पास जो है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान का रिलेशन बताना हो तो भी रेशो बताता है। दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना हो तो भी रेशो से करते हैं। एक नंबर में दूसरा नंबर कितनी मरतबा आता है वो भी कौन बताता है? रेशो बताता है। अच्छा, इट हैज नो यूनिट। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। ये वो अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता है। रेशो में आपके पास जो है वो क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है। ऊपर भी, ऊपर नियोमिनेटर में अगर मास है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? मास, सही है ना। रेशो में डिनोमिनेटर नियोमिनेटर में सेम क्वांटिटी होती है। ऊपर अगर वॉल्यूम है तो डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम, ऊपर लेंथ है तो डिनोमिनेटर में भी लेंथ। ऊपर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, स्पीड है तो डिनोमिनेटर में भी स्पीड। ऊपर डिस्टेंस है तो डिनोमिनेटर में भी डिस्टेंस, एंड इसी तरह। तो आपके पास रेशो में क्या होता है? दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है, बट दोनों सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए, सही है। हाँ, अब आपके पास क्या है, इसका यूनिट क्यों नहीं होता? अगर ऊपर मास है और मास की वैल्यू है 25 kg, और डिवाइड में भी मास लिखा हुआ है 10 kg, सही है। तो 25 और 10 जो है वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, और केजी से केजी क्या हो गया? कैंसिल। क्योंकि रेशो में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सिमिलर क्वांटिटीज होती है, तो उनके यूनिट जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होगा, रेशो यूनिटलेस होता है, सही है। हाँ, लेकिन ऊपर मास है, नीचे भी मास है, लेकिन उनके यूनिट्स डिफरेंट है। तो फर्स्ट आप उनको यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे, सेम यूनिट्स में लेके आओगे, देन फिर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। याद रखना है, ऊपर केजी है तो नीचे भी केजी होना चाहिए। ऊपर ग्राम्स तो नीचे भी ग्राम्स, सही है। ऊपर जो है वो टन्स तो नीचे भी टन्स। और अगर एक डिफरेंट यूनिट्स है, क्वांटिटी सेम है लेकिन उनके डिफरेंट यूनिट्स है, तो कन्वर्जन होगी। अब आपकी मर्जी है, जिसको जिसमें चाहो कन्वर्ट कर दो, सही है। अच्छा। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन आपके पास होता है रिलेशन बिटवीन टू रेशोज, टू और मोर रेशोज, दो या दो से ज्यादा रेशोज के दरमियान का जो रिलेशन होता है। रेशो क्या था? दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान का रिलेशन है, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान का कंपैरिजन है। तो इसी तरह दो या दो से ज्यादा रेशोज का जो रिलेशन होता है, या दो या दो से ज्यादा रेशोज का जो कंपैरिजन होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन। कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर रेशोज, सही है। तो दो या दो से ज्यादा रेशोज का जो कंपैरिजन होता है वो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में इसी क्वेश्चंस के अंदर बेटा आपको जो है वो ये साइन नजर आ रहा होगा, सही है। प्रोपोर्शन में ये नजर आएगा आपको, और रेशो में क्या नजर आएगा? ऐसा। रेशो का सिंबल, रेशो के लिए आपको क्या नजर आएगा? ये, सही है। और प्रोपोर्शन में आपको ये नजर आएगा। इसको कहते हैं कोलन, सही है। क्या कहते हैं? कोलन।
रेशो में दो नंबर्स के बिटवीन सिंगल कोलन होता है, और प्रोपोर्शन में दो रेशोस के दरमियान में आपके पास दो कोलन्स आते हैं। सही है। अच्छा, जैसे आपके पास क्या लिख दिया गया, ए रेशो बी, ए कोलन बी, दिस इज ए रेशो बी। सही है, ये ए कोलन बी है। ये इसको लिखते कैसे हैं वो भी देखते हैं हम। दूसरा आपके पास है सी कोलन डी। ये दो रेशोज है, इन दोनों के बिटवीन आपके पास ये प्रोपोर्शन का साइन आ रहा होगा। सही है। तो आप लिखोगे कैसे, ये जो रेशो है ए कोलन बी, ए ऊपर, कोलन से पहले वाला ऊपर, कोलन की जगह डिवाइड, और फिर कोलन के जो बाद में है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह कोलन से पहले वाला सी ऊपर, कोलन की जगह पे डिवाइड, और कोलन के बाद जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो प्रोपोर्शन का साइन होता है इसकी जगह आ जाता है इक्वल्स टू। सही है। तो प्रोपोर्शन का ये सिंबल होता है, और रेशो में ये सिंबल आ रहा होता है। अच्छा, रेशो को लिखा कितने तरीकों से जाता है? रेशो को तीन तरीकों से आपको लिख के दिया जा सकता है। एक तो A/B, A/B, मतलब A ऊपर है और B नीचे है। दूसरा A/B, ऐसे लिख के दिया जा सकता है, इसका भी मतलब यही है, A ऊपर है और B नीचे है। और तीसरा A:B, कोलन से पहले वाला ऊपर, कोलन के बाद वाला नीचे होता है, और कोलन की जगह डिवाइड का साइन आ जाता है। उसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है रेशो में, प्रोपोर्शन में? हम्म, चलो, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? राइट ईच ऑफ दीज रेशोज इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके पास ये जितने भी रेशोज गिवन दिए गए हैं, आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, पार्ट है 8, सॉरी 10:8, 10:8। सही है। तो आप क्या लिख दोगे, 10 कोलन की जगह डिवाइड, और कोलन के बाद जो लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब जो सिंपल कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर दोगे। 8 और 10 दोनों टू के टेबल से कैंसिल होंगे। 5/4। और क्या लिख सकते हो, 5:4। तो ये 10:8 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, 5:4। इसी तरह बी पार्ट, 15:6, 15 ऊपर, कोलन की जगह डिवाइड, और फिर जो है वो आपके पास 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 15 और 6 दोनों 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, और 6 आता है 3 पे, सॉरी 6 आता है 2 पे। और क्या लिख सकते हो, 5/2 भी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और 5:2। नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट डी का बेटा आप करके बताओ क्या आ रहा है। सही है, पार्ट सी, 36:48। तो 36 कोलन की जगह डिवाइड, फिर 48। तो 36 भी बेटा 12 के टेबल में आता है 3 पे, और 48 भी आता है 12 के टेबल में 4 पे। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई 3:4। पार्ट डी का बताओ क्या हो रहा है। हम्म, तो जल्दी। 35/42। क्या बोला? 35/42। हाँ, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? हम्म, 35/42 बिल्कुल सही है, लिख दिया। फिर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो दोनों क्या एक बोला? टेबल में नहीं जा दोनों एक दोनों एक टेबल टेबल में में नहीं नहीं जा आते। क्यों? 7 के टेबल में नहीं आते? ओ हाँ। सोचना पड़ेगा, 5 सोचना पड़ेगा। 7 के टेबल में दोनों आते हैं। 5:35 कहाँ आते हैं 7 के टेबल में? 5 और डिवाइड में 6 6। 5/6। 5/6, 5:6। सही। चलो, पार्ट हम चलते हैं अब ई पे। पार्ट ई में क्या है, 735:490। 735 ऊपर, कोलन की जगह डिवाइड, और फिर 490 डिनोमिनेटर में। दोनों 5 के टेबल से हो सकते हैं इजीली। पहले 5 से करते हैं, फिर वापस देखेंगे, अगर और 5 से होगा एक मरतबा और कर देंगे। सही है। तो 5 के टेबल में 735 कहाँ पे आता है, 7 नहीं आता, 5 आता है 1 पे, 2 कैरी हो गया, 23 नहीं आता है, 20 आता है 4 पे, 3 कैरी हो गया, 35 आता है 7 पे। सही है, 147 आ गया। और डिवाइड में 49 नहीं आता, 45 आता है 5 के टेबल में 9 पे, 4, और 40 आता है 8 पे। ऐसे ही। अब ये 147 है ऊपर, और नीचे है 98।
तो अब ये दोनों अगर सिमिलर किसी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं तो कर दो, नहीं होते तो यही आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म यही हो जाएगी। 147 तो थ्री के टेबल से हो सकता है, 98 थ्री के टेबल से नहीं होता, 99 होता है। और किसी टेबल से हो सकते हैं, चेक करो। 7 के टेबल से हो रहे हैं। हाँ, 7 के टेबल से हो जाएंगे दोनों। 7 के टेबल में 14 आता है 2 पे, और 7 आता है 1 पे। और डिवाइड में 98, 7 के टेबल में 9 नहीं आता, 1 7 आता है 1 पे, 2 कैरी। 28 7 में आता है 14 पे, सॉरी 4 पे आता है, सही है ना। 28 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है ना। 28 4 पे आता है 7 में। अब ये 21 और 14 फिर से 7 के टेबल से हो रहे हैं। तो 7 के टेबल में 21 आता है 3 पे, और 14 आता है 2 पे। तो जब तक कंप्लीट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं जाएंगे आंसर नहीं दे सकते। तो 3/2, और क्या लिख सकता हूँ, 3:2। 735 और 490, आपके पास 3:2 होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। चलो, पार्ट एफ में चलते हैं। 25 kg, 1800 ग्राम। अब पार्ट एफ में क्या है, क्या लिखा हुआ है, 25 kg है और 1800 ग्राम। सही है। तो 25 kg ऊपर आएगा क्योंकि 2 से पहले है। 25 ऊपर kg, और डिवाइड में आपके पास क्या है, 1800 ग्राम। डिवाइड में आएगा, नीचे आएगा क्योंकि वो 2 के बाद है। लेकिन यहाँ पे क्या, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, बट इनके यूनिट्स डिफरेंट है। मास तो है ऊपर भी और नीचे दोनों जगह, क्वांटिटी सेम है, लेकिन यूनिट्स डिफरेंट है। ऊपर केजी में है और नीचे ग्राम्स में है, तो हम दोनों जगह पे सेम यूनिट कर देते हैं। सिंपल, हम दोनों जगह पे केजी में कन्वर्ट कर देते, सॉरी ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऊपर जो केजी में है उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। 25 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से, क्योंकि 1 kg के अंदर आपके पास जो है वो कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। तो 25 मल्टीप्लाई हो गया 1000 से, तो केजी कन्वर्ट हो गया ग्राम्स में। और नीचे भी लिखा हुआ है 1800 ग्राम्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। और ऊपर रह गया आपके पास 25 × 10 और डिवाइड में 18। तो 18 कैंसिल होगा 2 के टेबल से 9, और 10 कैंसिल होगा 2 के टेबल से 5। तो आपके पास आ गया ऊपर 5, 25 × 5 125, 25 × 5 125, और डिवाइड में आपके पास आ गया 9। तो आंसर क्या हो गया, सिंप्लीफाइड होके 125:9। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा, 125:9, सही है। नेक्स्ट पार्ट में 20 मिलीमीटर टू 6.4 सेंटीमीटर, पार्ट जी। 20 मिलीमीटर ऊपर आ जाएगा, और क्या लिखा हुआ है, 6.4 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा क्योंकि 2 के बाद है। सही है। तो अब ऊपर आपके पास क्या है, नीचे सेंटीमीटर में है 6.4, इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ऊपर मिलीमीटर है नीचे सेंटीमीटर है, डिफरेंट यूनिट्स है, सेम यूनिट बनाएंगे। ऊपर 20 मिलीमीटर रहने देते हैं, और नीचे आपके पास क्या है, 6.4 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 6.4 सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई होगा 6.4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर, सही है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल, ऊपर 20, और डिवाइड में 6.4। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव कर जाएगा, 64 आ जाएगा। अब ये 20 और 64 दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 4 से भी हो सकते हैं, सही है। 4 से करते हैं डायरेक्ट। 24 के टेबल में कहाँ पे आता है, 5 पे, और डिवाइड में 64 कहाँ पे आएगा, 4 के टेबल में 64 6 नहीं आता, 4 आता है 1 पे, 2 कैरी, 24 आता है 6 पे। तो 5/16, 5:16, ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशो आ गया पार्ट जी का। सही। अच्छा। अच्छा, अब बेटा पार्ट आई आप करोगी, पार्ट आई आप करो और बताओ, सही है ना। पार्ट आई में क्या है, ऊपर मीटर है और नीचे किलोमीटर है, तो किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सही है। पार्ट आई करो। अब हम करते हैं पार्ट एच, 42 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। हाँ बोलो। क्या बोलते हैं, ये जो बोलो। हमारे पास फॉर्मूला था कि मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 था, ये मैं हाँ, याद करने पड़ेंगे।
यस, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि आपको अगर कन्वर्जन्स करनी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला शीट गिवन है, लेकिन उसमें ये चीजें नहीं लिखी हुई है। उसमें बहुत सेलेक्टिव फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, सही है। बाकी सारी चीजें आपको खुद मेमोराइज करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। सही है, तो ये कन्वर्जन्स बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी कि आपको अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, ये सब पता होना चाहिए, सही है। मैं आपको फॉर्मूला शीट की ना पिक्चर भेज दूंगा वापस से ना, तो ताकि आपको पता चल जाए कि सिर्फ ये फॉर्मूलाज गिवन है, बाकी फॉर्मूलाज कोई भी गिवन नहीं है, सही है। अच्छा। यस सर। सर 42 मिनट्स। क्या किलोमीटर हुआ? से मीटर में जाने मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा ना। किलोमीटर से नहीं, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, सही है। अच्छा। जी। अच्छा, पार्ट जे हम इधर ही कर लेते पहले, फिर एच करते। पार्ट जे कैसे होगा, 1/4, ये कोलन कोलन की जगह डिवाइड आ गया, 4/5, सही है। तो ये 1/4 कोलन कोलन डिवाइड है ना, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर और 4 नीचे। ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, सिंपल क्या लिख दो, 1 × 5 कर दो, 5 हो गया, और डिवाइड में 4 × 4 16 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया, 5:16। तो आपके पास यहाँ पे क्या था, दो रेशोस थे। आपके पास दो, आपके पास जो रेशो है, उस रेशो की न्यूमिनेटर में भी आपके पास फ्रैक्शन था, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन था, सही है। तो आपने उसको सिंप्लीफाई करके जो है वो एक सिंगल रेशो में, सिंगल फ्रैक्शन में लेके आ गए आप। इसमें देख लो पार्ट जे में कुछ पूछना है? चलो, अब हम नो एच सर। करते हैं। पार्ट एच में है हाँ। 42 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। 42 मिनट्स को आपने कन्वर्ट करना है 42 मिनट से, और नीचे लिखा हुआ है डिवाइड में आएगा, क्योंकि 42 मिनट्स टू 1.5 आवर्स लिखा है, तो टू के बाद 1.5 है, तो वो डिवाइड हो जाएगा, सही है। अच्छा, 42 मिनट्स है ना, तो जो डिवाइड में आवर्स लिखा हुआ है उसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1.5 आवर से मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो 1.5 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी मिनट्स हो गया। तो मिनट से मिनट कैंसिल, 42 डिवाइड बाय 60 भी कर दो। 42 और 60 भी कैंसिल हो सकते हैं टू के टेबल से, तो हमने टू के टेबल से इनको कैंसिल कर दिया, सही है। अच्छा, एक काम ये भी कर सकते हो, 42 लिखा हुआ है ऊपर, और डिवाइड में आपके पास ये 1.5 है ना, 1.5 को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 15 बना दो। तो ऊपर 42 के पास क्या आ जाएगा, एक जीरो। डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव हुआ है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में एक जीरो आता है, मल्टीप्लाई बाय 60, सही है। तो ये जीरो से जीरो हो गया कैंसिल, सही है। अब जो है वो इजीली आप क्या कर सकते हो, ऊपर 42 लिखा हुआ है, डिवाइड में 15 मल्टीप्लाई 6, 6 और 42 आराम से कैंसिल हो जाएंगे, 6 × 1 = 6, 6 के टेबल में 42 कहाँ पे आता है, 7 पे। तो ऊपर आपके पास आंसर 7 आ गया, और डिनोमिनेटर में 15, तो क्या हो गया, 15:17। ये आपके पास जो है वो क्या बन गया, रेशो बन गया। इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा? हम्म, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स है उसमें देख लो, कुछ पूछना है? और मुझे पार्ट आई का आंसर बताओ। सर आई का आंसर है 0.0056 ओवर नो 0.007। नो 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 नो, क्योंकि आपके पास कभी भी रेशो डेसिमल में नहीं होता, ऑलवेज जो है वो फ्रैक्शन में होता है, सही है। तो न्यूमिनेटर में भी आपके पास एक इंटीजर आएगा, और डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर ही होता है रेशो में, सही है, डेसिमल में नहीं होता है। तो क्या किया है आपने, मुझे बताओ। 5.6 है ना, 5.6 ऊपर मीटर्स में, और डिवाइड में 0.0007 किलोमीटर में, किलोमीटर है ना, तो इस किलोमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो नीचे भी मीटर आ गया, मीटर से मीटर कैंसिल। 5.6 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 0.007, 1000 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1000 में कितने जीरो है, तीन, तो डेसिमल 3 डिजिट आगे मूव कर गया, 7 हो गया, सही है। तो ऊपर 5.6 है, तो इस 5.6 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में, ऊपर 56, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 के साथ एक जीरो। तो 56 और 70 दोनों कैंसिल आउट कर दो, टू के टेबल से होता है, टू से कर दो, फोर से हो रहा है, फोर से कर दो, ये 7 से हो रहा है, 7 से कर दो, क्योंकि 70 तो 7 से हो जाएगा, 56 आता है 7 के टेबल में, यस, 56 भी आता है 7 के टेबल से, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो नीचे तो 10 आ गया, 70 आता है 10 पे,
और 56 कहाँ पे आता है? 8 पे। और 8 और 10 फिर से कैंसिल आउट हो रहे, कर दो 4/5। सही है। हम्म। तो डायरेक्ट आप इसको 14 से सर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। हाँ वो बोलो। आपने मीटर्स को अटेंड किया मीटर्स डेसिमल में हटाने के लिए? क्या? हाँ, 5.6 जो था ना, वो मीटर टू मीटर से मीटर कैंसिल हो चुका है। आप 0.007 को किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। सही है। हाँ, वो मीटर से मीटर कैंसिल, अब ये मीटर का काम खत्म। तो अब कोई यूनिट नहीं बचा। और ऊपर 5.6 था, नीचे 0.07 में आपके पास जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेसिमल 3 डिजिट आगे मूव करेगा फॉरवर्ड। तो 7 आ गया। अब सर 5.6 है ना, मुझे आपने इसको कन्वर्ट। हाँ। किलोमीटर को मीटर, क्या तो हुआ? आपको डिवाइड डिवाइड नहीं करना पड़ा? अगर आपने किलोमीटर को मीटर में करो तो बड़े से छोटा जा रहा किलोमीटर से मीटर में बड़े से छोटा जा रहा है, तो डिवाइड थोड़ी मल्टीप्लाई करते हैं। सोचो क्या है। हुआ। बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई होता है, स्मॉलर टू बिगर डिवाइड होता है। सही है। ऐसे ही है ना। यस सर। चलो सही है। तो आपके पास जो है वो 5.6 डिवाइड बाय 7, 5.6 में डेसिमल में है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल को 1 डिजिट आगे मूव कर गया, 56 बन गया, और डिवाइड में एक जीरो आ गया 7 के पास। सही है। तो आप इसका आंसर क्या आ गया? आई का 4/5, मतलब 4:5 लिख सकते हो आप। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? तो सर अगर क्या बोलते हम्म। हैं, मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करती, अगर हाँ, 5.06 होता मल्टीप्लाई बाय 100 करती नीचे दो जीरो लगते। अगर 5.6 मल्टीप्लाई 100 किसको मल्टीप्लाई 100 करती है? आप मुझे बताओ, ऊपर बताओ किसका 5 पॉइंट क्या है? नहीं नहीं नहीं, अगर 5.06 होता डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 अच्छा अच्छा, करती ना। हाँ हाँ बिल्कुल, 5.06 होता तो डेसिमल 2 डिजिट्स आगे मूव होता। और डिवाइड में जो 7 लिखा हुआ है, तो ये 7 क्या हो जाता? बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 100, या 7 के आगे दो जीरो आ जाते। एक ही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। मल्टीप्लाई 100 भी लिख सकते हो 7 के आगे, और दो जीरो भी लगा सकते हो 7 के साथ ही। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। सही है। जब भी फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल लास्ट डिजिट तक मूव करता है, लास्ट डिजिट के बाद जाता है। और जितने डिजिट डेसिमल मूव करता है, डिवाइड में उतने जीरो आ जाते हैं, और साथ में एक वन। और अगर कोई और नंबर है तो फिर वन लिखने की नीड नहीं होती, उसी के आगे जीरो लिख दो। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चल, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस दीज रेशियोज इन द फॉर्म। जितने भी रेशियोज है, उनको आपने कन्वर्ट करना है 1:n। सही है ना। ऊपर जो है वो ऑलवेज 1 बनाना है, और नीचे आपके पास n। n का मतलब है कोई भी नंबर बन जाए, 2 भी बन सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। सही है। लेकिन ऊपर क्या बनाना है? 1 बनाना है। पार्ट ए, 2:500। सही है। तो आपके पास 2:500, 2 ऊपर, कोलन की जगह डिवाइड, 500 नीचे। तो 2 और 500 कैंसिल हो सकते हैं। यस, 2 के टेबल से 2 वन जा 2, 2 के टेबल में 500 कहाँ पे आता है? ऊपर 1 आ गया। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है। 2 पे 1 कैरी। 2 के टेबल में 10 आता है, यस, 5 पे, और ये जीरो कॉपी। तो ऊपर 1 आ गया, और नीचे क्या है? एन में कुछ भी नंबर आ सकता था। ये तो ये क्या बन गया आपके पास? 1:250। ऊपर 1 बन गया, नीचे कुछ भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहेंगे कि पार्ट ए में एन की वैल्यू क्या है? एन। एन की वैल्यू क्या है? 250। ये 250 क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ एन इन पार्ट ए। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। अब पार्ट सर बी करो और मुझे बताओ, ऊपर 1 बन रहा है तो नीचे क्या बनेगा? एन की वैल्यू क्या आएगी? सही है। सी कर रहे हैं हम। 4:0.8। 4 ऊपर, 0 पॉइंट, कोलन की जगह डिवाइड, 0.8 नीचे। डेसिमल है डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल आगे मूव हो जाएगा। सही है, एक डिजिट। तो ऊपर 4 के साथ क्या आएगा? जीरो। जब डेसिमल जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में डेसिमल है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल जितने भी डिजिट्स आगे मूव होगा, तो अब इस बार ऊपर जीरो आएंगे, नियोमिनेटर में आएंगे। जब नियोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, सॉरी, जब नियोमिनेटर में डेसिमल होता है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो डिनोमिनेटर में जीरो आते हैं। और जब आपके पास डिनोमिनेटर में डेसिमल होगा, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो नियोमिनेटर में जीरो आएगा। सही है। अच्छा, मुझे बताओ क्या हो रहा है? क्या करूँ यहाँ पे? ऊपर 1 बनाना है। बनना है ऊपर 1। हम्म। 4: तो जीरो सर पॉइंट एट कौन सा हाँ, ब्रैकेट बन सकता है? क्या बन नहीं सकता बन है? सकता। ऊपर इस पार्ट के अंदर अगर ऊपर 1 नहीं बन सकता। 40 डिवाइड बाई 8 करेंगे, आंसर 5 आ गया।
5/1। ऊपर 5 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है। इस बार ऊपर 1 नहीं आ रहा, बल्कि नीचे 1 आ रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, अभी लेकिन बनाएंगे ना, उसने तो बोला है बनाओ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर 5 है और नीचे 1 है। तो अब ये 5 को हमें ऊपर क्या करते हैं, ऊपर नहीं रहने देना, बल्कि कहाँ भेज देंगे इसको, नीचे। सही है। अब यहाँ पे इंडाइसिस का रूल लगेगा। देखो 5 की पावर कुछ नहीं लिखी तो क्या है, 1। 5 की पावर कुछ नहीं लिखी तो क्या है, 1। अब ये बेस को नीचे 5 जाके को मुझे नेगेटिव हो नीचे ले जाएगी। जाना है। सही है, क्या हुआ। नीचे जाके -1 हो जाएगी। नीचे बिल्कुल ही ऐसे 5 की पावर -1 हो गई, और ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1। ऊपर 1 चाहिए था। इसका आंसर हो गया 1:5 की पावर -1। इसका मतलब एन की वैल्यू है 5 की पावर -1, बिल्कुल। ऊपर 1 बनाना है, कुछ भी हो जाए। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो हम्म, सर। चल। मुझे बी का आंसर बताओ, बी का क्या आ रहा है। ऊपर तो 1 रहेगा। सर हाँ 1 और फिर 75, n = 75। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो, अब जो है वो बेटा आप पार्ट डी करो, फिर मुझे बताओ। पार्ट डी करते हैं हम। 1.6:1280। सही है। 1.6:1280, तो 1.6 ऊपर आएगा, कोलन की जगह डिवाइड, और 1280 नीचे। सही है। अच्छा, ये 1.6 आपके पास डेसिमल में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव कर गया, 16 बन गया। और नीचे 1280 के आगे एक और जीरो आ जाएगा। अब ये 16 के टेबल से अगर कैंसिल हो जाए तो अच्छी बात है, ऊपर 1 बन जाएगा और नीचे भले कुछ भी बने। तो अब 16 के टेबल से इसको हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 16 के टेबल में एक काम करते हैं, 4 से करते हैं, क्योंकि 16 से थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। 4 से 2 मरतबा कर लेंगे। सही है। 4 के टेबल में 16 आता है, यस 4 पे। और डिवाइड में 4 के टेबल में 12 आता है, यस कहाँ पे आता है, 3 पे। तो फिर 4 के टेबल में 8 आता है, यस कहाँ पे आता है, 2 पे। और ये दो जीरो कॉपी। फिर वापस इसको 4 से कर लो, ऊपर 1। और डिवाइड में 4 के टेबल में 32 आता है, यस कहाँ पे, 8 पे। और दो जीरो। ये तो डायरेक्ट 16 से भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। तो ऊपर आ गया 1 और कोलन 800, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 800। सही। हम्म। अच्छा, अब मुझे बताओ पार्ट डी का आंसर बताओ। ऊपर 1 कोलन सर 1/400। 400। अच्छा, सही है। 400 मतलब एन की वैल्यू 400 है। यस। और ये क्या 10,000 है ना। अच्छा, 400 × 10 करेंगे तो 4,000। सही है, बिल्कुल। अच्छा, अब आप करो पार्ट नंबर, हमने ई कर लिया, पार्ट एफ करो आप। सही है। नहीं, पार्ट एफ नहीं करो, पार्ट जी करो। पार्ट एफ मैं करवा देता हूँ। सही है। पार्ट एफ में क्या है आपके पास, 6.5:1300। 6.5:1300, तो 6.5 आपके पास ऊपर आएगा, और 1300 आपके पास नीचे आ जाएगा। सही है। तो सॉरी, 6.5 है ना, हाँ डेसिमल है ना 6.5। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल 1 डिजिट आगे मूव हो गया, ऊपर 65। और डिवाइड में 1300 के आगे एक और जीरो आते हैं। अभी 65 और 13 कैंसिल हो सकते हैं। सही है। 65 और 13 कैसे कैंसिल होंगे, 65 के टेबल से। 65 × 1 = 65। 65 के टेबल में 130 आता है 2 पे। सही है। तो ऊपर 1 आ गया और नीचे 130 की जगह 2, और ये दो जीरो। एन की वैल्यू क्या हो गई, 1:200। एन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास इधर, 200। सही है। चलो। हाँ, अब मुझे बताओ आप, पार्ट जी का आंसर क्या है। सर 1 और फिर n की वैल्यू 16। बिल्कुल सही है। 1:16। अब पार्ट एच करो बेटा आप। सही है। इधर हम आई करते हैं और फिर जे करते हैं। जे तो बहुत सिंपल है। जे में क्या हो जाएगा, आई भी सिंपल ही है, पहले आई कर लेते। 1/5 कोलन की जगह क्या डिवाइड लिख दो, 12 इक्वल टू 1/5। डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। तो 12 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा, 12 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1 है। 1 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे। 1 × 1 ऊपर 1 हो गया, और डिवाइड में 5 × 12 कितना होता है, 16। तो 1/60 मीन्स 1:16। तो एन की वैल्यू क्या है इधर आपके पास, एन। एन की वैल्यू क्या है, 60 है। सही है।
अच्छा बेटा नेक्स्ट मुझे बताओ एच का क्या आंसर आ रहा है। सर 1 और फिर n की वैल्यू इज 3200। बिल्कुल सही है। आपके पास जो है वो 1:3200, एन की वैल्यू 32। अब हम करते हैं पार्ट जे। पार्ट जे में क्या है हमारे पास, 3/8 पार्ट जे 3/8 : 1/4। अच्छा 3/8 वैसे ही रहेगा, कोलन की जगह डिवाइड, 1/4 कॉपी। सही है। तो 3/8 कॉपी कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, ऊपर 4 और नीचे 1, 4/1 हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में आपके पास क्या आता है, 8 कहाँ पे आता है, 2 पे। 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। ऐसे ही है। हम्म। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, 3/8 मल्टीप्लाई 4/1 हो गया। तो ऊपर आ रहा है 3 × 1 = 3, और डिवाइड में 2 × 1 = 2 आ रहा है। राइट। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 3/2 आ रहा है। तो अब इस 3/2 को हमें ऊपर तो 1 चाहिए, कुछ भी हो जाए, ऊपर 3 नहीं चाहिए। सही। तो इस 3 की पावर क्या है, कुछ नहीं लिखी तो 1 है। तो अब इस 3 बेस को हम नीचे ले जाएंगे, ऊपर 1 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 आ जाएगा। सही है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1:2 × 3 की पावर -1, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ये 2 × 3 की पावर -1। सही है। ये डॉट जो है वो डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। सही है। तो सर आपने दोनों इसमें देख, वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई किया तो आप 6 पावर 1 -1 नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 2 की पावर -1 नहीं है ना, ये भी तो मसला, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती ना। 3 की पावर -1 है, लेकिन 2 की पावर तो +1 है ना। मल्टीप्लाई जब कर सकते थे जब दोनों की इंडाइसिस में हमने पढ़ा था ना, दो डिफरेंट बेसिस हो लेकिन पावर्स अगर सेम होंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और होल पावर आएगी। लेकिन दोनों की पावर इधर सेम नहीं है, एक की पावर -1 है और एक की पावर +1 है। इस वजह से ये 2 और 3 मल्टीप्लाई 6 नहीं बन सकते। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये एन की वैल्यू। सही। नो सर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द गिवन रेशोज। आपने ये जो क्वांटिटीज है इनको गिवन रेशोज के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है। देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स, आपके पास दो पॉसिबल आंसर्स आएंगे हर पार्ट में, ए से लेके जे तक। सही है। अच्छा पहला है पार्ट ए। पार्ट ए आप करो बेटा, मैं पार्ट बी करवाता हूँ आपको। अब देखो पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, $600 है इन द रेशो। इन द रेशो $600 को किस रेशो में तोड़ना है, 2:3 में। इसका मतलब क्या है, इसको समझो बेटा। एक चीज होती है, आपके पास रेशो भी बिल्कुल सिमिलर है फ्रैक्शन की तरह दिखने में, लेकिन एक्चुअल में सिमिलर नहीं होता, दोनों में डिफरेंस समझ लो। आपके पास जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में क्या होता है, डिवाइड में लिखा हुआ है 5 और ऊपर लिखा हुआ है 3। इसका मतलब है कि एक होल ऑब्जेक्ट था, एक होल पार्ट था। सही है। उसके 5 हिस्से किए आपने, और उसमें से 3 हिस्से आपने अपने लिए कंज्यूम कर लिए या किसी को भी दे दिए। सही है। तो 5 हिस्सों में से 3 हिस्से कंज्यूम हो गए। सही है। 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कंज्यूम हो गए, एक होल पार्ट के आपने 5 पार्ट्स किए। सही है। अच्छा लेकिन अगर यही चीज आपके पास जो है वो रेशो में लिखी हुई है 3:5, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक होल ऑब्जेक्ट के आपने 5 हिस्से किए और 3 कंज्यूम किए, नहीं। आपके पास दो पर्सन है, कोई भी दो चीजें हैं, एक को आपने 3 पार्ट्स दिए और एक को आपने, एक पर्सन ए है दूसरा पर्सन बी है, ए को आप 3 पार्ट्स दे रहे हो, बी को आप 5 पार्ट्स दे रहे हो। तो उस ऑब्जेक्ट के टोटल कितने पार्ट्स हुए, 3 + 5, 3 + 5, टोटल कितने पार्ट्स है, 8 पार्ट्स है उस ऑब्जेक्ट के। उसमें से जो है वो 3 पार्ट्स आपने ए को दिए हैं और 5 पार्ट बी को दिए हैं। इसका ये मतलब होता है रेशो में। रेशो में ये नहीं होता जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो एक होल ऑब्जेक्ट के आपने उतने पार्ट्स किए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्रैक्शन में होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा। चल अब हम करते हैं $600। बोले $600 आप दो बंदे को दे रहे हो, एक को $600 के दो हिस्से दोगे और एक को 3 हिस्से दोगे, 3 पार्ट दोगे। तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि $600 को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। सिंपल, टू, इन दोनों रेशोज की वैल्यू को ऐड कर दो, रेशो में जो दो नंबर थे इनको ऐड कर दो, 2 + 3 आंसर इज 5। तो आपने 600 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। जैसे ही आपने 600 को 5 से डिवाइड किया तो बेटा आपके पास जो है वो 5 × 1 = 5, 5 के टेबल में 60 आता है, 600 आता है, बिल्कुल आता है। कैसे आएगा, 6 नहीं आता, 5 आता है 1 पे, 1 कैरी, 10 आता है यस 2 पे और 0।
तो आपके पास एक पार्ट के अंदर कितने डॉलर्स है, 120, सही है। और एक आप इसके $120, $600 है टोटल। एक पोर्शन में, एक पार्ट में, एक हिस्से में $120 आ रहे हैं। एक बंदे को आपने दो हिस्से दिए हैं, टू, तो उसको टोटल कितने डॉलर्स मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 120 कर देंगे। 2 × 120, 12 2 ज़ा 24, जीरो कॉपी। एक पर्सन को आप $240 दे रहे हो, और एक बंदे को आप कितने डॉलर दे रहे हो, तीन हिस्से दे रहे हो, और एक हिस्से में, एक पार्ट में $120 है। तो 3 × 12, 360, जीरो कॉपी। और आप दूसरे बंदे को बेटा $360 दे रहे हो, सही है। तो अगर आप $600 के दो, मतलब दो पर्सन को देते हो, एक को आपने दो हिस्से दिए, दो पार्ट दिए, तो उसको $240 मिलेंगे। और अगर तीन सेकंड पर्सन को, सेकंड बंदे को आपने तीन पार्ट दिए, तीन हिस्से दिए, तो उसको $360 मिलेंगे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है पार्ट बी में, सही है। तो सर आंसर 240 और 360। हाँ, दो से बोले टू पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल। एक है 240 और एक है 360, इन दोनों को ऐड करोगे 600 बनेगा। ऐड करने के बाद आपके पास ऑलवेज वही नंबर बनेगी, सही है। पार्ट ए भी ऐसे ही होगा, वो करो मुझे पता है। और पार्ट सी भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सही है। अब हम चलते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी में क्या है हमारे पास, 154 kg है, सही है। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, उसका 154 kg मास है। उसका कितने रेशो क्या है, 3:4। मतलब उस 154 kg को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है, 3 + 4 कर दिया, 3 + 4 7। तो 154 को आपने ब्रेक कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, 7 पार्ट्स, 7 से, तो 7 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। 7 × 1 = 7। 7 के टेबल में आपके पास 15 नहीं आता, 14 आता है टू पे, वन कैरी, फिर 14 आता है टू पे। तो आपके पास जो है वो 22 kg एक पार्ट में बना है, एक हिस्से में 22 kg आ रहा है। एक पर्सन को आपने तीन हिस्से दिए हैं, और दूसरे को आपने फोर पार्ट दिए, तो दोनों किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 22 से। तो 3 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 हो जाएगा, और 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 8। एक को 66 kg मिल रहा है, और दूसरे को 88 kg मिल रहा है। इन दोनों को आप ऐड करोगे, 154 बनेगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, सही है। चलो, अब इसी तरह पार्ट ई आपने करना है। अब हम करते हैं पार्ट एफ। पार्ट एफ में क्या है हमारे पास, 3 4 6 8 3 4 6 8 सेंटीमीटर है, सही है ना। 3 4 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस को आपने कन्वर्ट करना है इन द रेशियो 1:50। 3 4 6 8, 3 4 6 8 आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है, उसको किससे डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है, कितने हिस्सों में ब्रेक करना है, बहुत सिंपल है। ये जो दो रेशोज है, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 50, आंसर इज 51, सही है। डिवाइड बाय 51। चलो, अब 51 से डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर हो तो, लेकिन बेटा 51 जो है वो थ्री के टेबल में भी आता है, और 51 जो है वो आपके पास 17 के टेबल में भी आता है, 17 के टेबल में भी आता है। तो हम इसको 17 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, सही है। कैसे करेंगे, 51 17 के टेबल में आता है। 17 1 = 17, 17 × 2 34, 17 × 3 51 होता है, सही है। तो नीचे तो आ गया थ्री, 17 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, सही है। और ऊपर जो है वो 34 है, 34 17 के टेबल में आता है टू पे, सही है। और 68, अब मैं 68 दो डिजिट एक साथ ले रहा हूँ, तो पहले मैं एक जीरो लगाऊंगा। 68 भी आता है, यस, 68 आता है फोर पे। 17 फोर सा होता है 68। तो 204/3, सही है। अब ये जो 204/3 है आपके पास, जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे, आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा, ऐसे ही है। तो 204 को डिवाइड बाय 3 करो, थ्री से होता है, हाँ। डेसिमल में ही आएगा मेरे ख्याल में। नहीं, डेसिमल में नहीं आएगा, आ जाएगा, हो जाएगा, थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 × 1 = 3, थ्री के टेबल में 204 आता है, कहाँ पे, थ्री के टेबल में 20 नहीं आता, बल्कि क्या आता है आपके पास, 16, सॉरी 18 आता है, सिक्स पे। क्या बचा, 24 आता है। थ्री के टेबल में, यस, 8 पे आता है, सही है। तो आपके पास 204/3 क्या क्या आ गया, 68। तो आपके पास एक पोर्शन के अंदर 68 सेंटीमीटर आ रहे हैं, सही है। और अब आपने क्या करना है, दो वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। एक हिस्सा है वन, एक पोर्शन, और दूसरे है 50 पार्ट्स।
तो 1 को भी 68 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 को भी 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, 1 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। सॉरी, 1 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 ही आ जाएगा। और जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 50 को 68 से तो क्या आंसर आएगा? 68 मल्टीप्लाई बाय 50। 0 मल्टीप्लाई 8 0, 0 मल्टीप्लाई 6 0, क्रॉस 5 मल्टीप्लाई 8 40, 0 4 कैरी, 5 मल्टीप्लाई 6 30 और ये 34, 0 0 4 3, 3400। सही है। तो एक आपको 68 सेंटीमीटर एक एक हिस्से जो लेंथ है। सही है। लेंथ को आपने, ये जो सेंटीमीटर लेंथ थी, सेंटीमीटर में जो लेंथ थी, आपने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया। एक 68 सेंटीमीटर है फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट जो है वो इसका 3400 सेंटीमीटर है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है यहाँ तक? अच्छा, 1 मिनट देना। अच्छा, अभी हमने जो है वो क्या किया है, आंसर निकाल लिया पार्ट एफ का। एक आई है 68 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू आई है 3400 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा, पार्ट ए, सी और ई का आंसर। पार्ट ए की कौन 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 सी दो वैल्यूज आ रही है? पार्ट ए, सी और थर्ड ई। एक की $10 और $30। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सी। सी का बताओ क्या आ रहा है? फिर सी का 320 डिवाइड बाई 80, आई मीन डिवाइड बाई 8। डिवाइड बाय 8 करना है, अभी आप करने ही रही थी। करना था ना इस टाइम में। चलो फिर मुझे अभी आप, क्वेश्चन ही पता। चलो सी और ई आप करो। सही है, लिख लो, क्वेश्चंस लिख लो ना अभी, फिर मैं नीचे जाता हूँ। बाकी पार्ट्स करते हैं। सही है। सी और ई। सिर्फ अब $42 और $43, डॉलर, आई मीन $45 और $43। इसका सी का जी। $45 और 43। नो, दोनों ऐड होके 320 बन रहे हैं। ये भी तो देखना है ना, इसका मतलब गलत है। आप क्वेश्चन लिख लो फिर सर कर लो, लेकिन कोई मत। हाँ। 20 डिवाइड बाई 8 एट 40 किया, होता है, और फिर इसके थ्री बाद 320 डिवाइड बाय 8 किया, 40 आ गया। तो एक हिस्से में 40 है ना, एक हिस्से में 40 आ रहा है ना बेटा। यहाँ पे तो 5 पार्ट है और 3 पार्ट है, तो 5 मल्टीप्लाई 40 और 3 मल्टीप्लाई 40 नहीं होगा? सर सही ऐड है। नहीं होते। नहीं, ऐड कब होते हैं? क्या हो गया बेटा, अभी हम क्या कर रहे थे? टू ओ मल्टीप्लाई हाँ वन हाँ। ट्वेंटी 3 मल्टीप्लाई 120, 3 मल्टीप्लाई 22, 4 मल्टीप्लाई 22, 1 मल्टीप्लाई 68, 50 मल्टीप्लाई 68, नॉट ऐड, मल्टीप्लाई होता है। ऐड क्यों करेंगे? वो तो एक पोर्शन है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। सही है, वो मल्टीप्लाई होगा। और $120। $200 एंड $120, सही है। अब इसी तरह आप पार्ट ई का क्वेश्चन लिख लो और फिर आप वो करके मुझे बताओ। सही है। अच्छा, पार्ट एफ के बाद अब हम कर रहे हैं पार्ट जी। पार्ट जी में क्या है? 1348.5 मिलीमीटर, इसको रेशो में कन्वर्ट करना है 1811। सही है। पार्ट जी में है आपके पास, पार्ट जी है आपके पास, क्या कहते हैं, 1348.5 मिलीमीटर इन द रेशो। रेशो क्या है? 18:11। 18:11, सही है। 1348.5 मिलीमीटर, 18:11। 18 प्लस 11 कर दो। 18 प्लस 11, आंसर इज 29। यस। अभी ये 1348.5 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 29 से। तो ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको डेसिमल में है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे न्यूमिनेटर को। तो ये 13485 हो जाएगा और डिवाइड में 29 के आगे एक जीरो आ जाएगा।
अभी दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 5 के टेबल से कर देते हैं। 5 के टेबल में 13 नहीं आता बल्कि 10 आता है, 2 पे 3 कैरी, 34 नहीं आता, 30 आता है, 6 पे 4, 48 नहीं आता, 45 आता है 9 पे, और ये 35 आता है, यस 5 7 पे। और डिवाइड में 290, 29 नहीं आता, 25 5 पे आता है, 4 आ गया, 40 आता है 8 पे। अब 2697 डिवाइड बाय 58, इन दोनों को डिवाइड करो, देखो कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं ये। 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से चेक करो, ये 4 से, 7 से। हाँ बोलो। अगर दोनों टेबल्स, दोनों ऊपर नीचे नंबर्स ना जा रहे हो तो डिवाइड नहीं होंगे तो फिर डेसिमल में आंसर आएगा, अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होंगे। सही है। हम्म। रेशियो डेसिमल में होता है। हाँ, नहीं रेशो नहीं है ना, ये तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना, हम तो ये जैसे ही डिवाइड कर रहे हैं 13, देखो ना हमें जो वैल्यू गिवन दी हुई है मिलीमीटर, 1348.5, सही है। इधर रेशो नहीं निकाल रहे, इधर इसने रेशो गिवन दिया हुआ है 11, 18:11। सही है, ये इतने मिलीमीटर्स को आप दो हिस्सों में तोड़ रहे हो, एक के पास 18 पार्ट्स आ रहे हैं और एक के पास जो है वो 11 पार्ट्स आ रहे हैं इसके, सही है। तो आपके पास जो है वो जैसे ही आप इसको 29 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो ये बताएगा कि एक पोर्शन में, एक पार्ट के अंदर जो है वो कितने मिलीमीटर्स आ रहे हैं। फिर 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 18 जिसको पोर्शंस मिल रहे हैं, जिसको 18 पार्ट्स मिल रहे हैं उसको कितने मिलीमीटर्स मिलेंगे। और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर जिसको 11 पोर्शंस या 11 पार्ट्स मिल रहे हैं तो उसको कितने मिलीमीटर्स मिलेंगे, सही है। ये रेशो नहीं निकाल रहे हम। अच्छा, अब ये 2697 को 58 से डिवाइड करो, ये होगा नहीं, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। 2697 58, 58 के टेबल में 269, तो 269 चेक करो कहाँ पे आता है। 58 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 290 आता है, 4 से कर लो। 256, सॉरी 58 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 232 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, कहाँ पे आ रहा है, 4 पे। 9 - 2, 5 7, 6 - 3 3। और ये जो ऊपर 7 लिखा हुआ है ये भी कॉपी कर दो। अब 58 के टेबल में देखो, 58 को आप जो है वो किससे मल्टीप्लाई करो, 377 चाहिए ना, तो 58 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 290 आ जाएगा। फिर 58 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 348 आ रहा है। माइनस कर दो इन दोनों को, 7 - 8 नहीं होगा, ये कैंसिल, 7 6 बन गया 1, 17 - 8 9, 17 - 8, यस 9, 6 - 4 2, 29 नहीं आता, 3 - 3 0 होता है, नहीं लिखना, 29 नहीं आएगा। तो अब हम क्या लगा देंगे, आगे जीरो लगा देंगे और ऊपर आ जाएगा डेसिमल, ऐसे ही है। 290 आता है, बिल्कुल आता है 58 के टेबल में, कहाँ पे आता है, 5 पे। तो आंसर क्या आ गया, 46.5। सही है। तो अब आपके पास जो है वो एक पोर्शन में, एक हिस्से में कितने मिलीमीटर है, 46.5 मिलीमीटर है। अब इसको आपने क्या करना है, 18 से भी मल्टीप्लाई करना है कि 18 पोर्शंस में, 18 हिस्सों में कितने मिलीमीटर आएंगे, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 46.5। इसी तरह 11 से भी मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई बाय 46.5। तो 18 को 46.5 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर बता दो। इसी तरह 11 को भी कर लो 46.5 से मल्टीप्लाई। सही है। अच्छा, तो आप कैसे कर सकते हो, 11 18 मल्टीप्लाई 465 है, 446.5 है ना, 465 में कन्वर्ट कर दो इसको, और डिवाइड में आप क्या लिख दो, जीरो, और साथ में एक 1। सही है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 और 18 कैंसिल हो गए, 18 2 के टेबल में 9 पे आता है और 10 आता है 5 पे। तो अब ये 5 और 465 भी कैंसिल हो सकते हैं, 5 × 1 = 5, ऊपर 9 बचा, मल्टीप्लाई 465 5 के टेबल में कहाँ आएगा, 46 नहीं आता, 45 आता है 9 पे, 1 कैरी, 15 आता है 3 पे। तो 9 को आप 93 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। 9 को आप जो है वो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 93 से। 9 × 93 करो, 9 × 93 करेंगे, 837 आ गया, 837 मिलीमीटर, सही है। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 11 को आप मल्टीप्लाई करोगे 46.5 से। तो यही कर लो आप, 46.5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, हम क्या करते हैं यहाँ पे,
डेसिमल को फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करते क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा, वहां पे तो कैंसिल हो रहा था तो हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे नहीं होगा। तो अब हम सिंपल क्या करते हैं, डेसिमल को इग्नोर करते हैं, 465 बन गया, और 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 11 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 1 मल्टीप्लाई 6 6, 1 मल्टीप्लाई 4 4, क्रॉस। 1 जब 465 से मल्टीप्लाई होगा तो 564 ही आ जाएगा। तो इसको ऐड कर लो, 5 11 1 हो गया ये, तो ये 1 कैरी, ये भी आपके पास 11 हो गया, 1 1 कैरी, ये 5 हो गया। तो क्या आ गया, 5115, ऐसे ही है। अब आपके पास जो है वो 11 में डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं है, जीरो। 46.5 में डेसिमल के बाद वन डिजिट है, इन दोनों को हम ऐड करते थे, याद होगा आपको। जीरो प्लस वन आ गया, तो इसका मतलब प्लस का साइन है, इसका मतलब डेसिमल वन बैक आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। वन लिखा हुआ है तो कितने डिजिट्स, वन डिजिट। तो आपके पास इसका आंसर हो गया 511.5 मिलीमीटर, सही है। तो एक हिस्सा बन रहा है, एक मतलब हाँ एक पोर्शन बन रहा है जिसमें 13 पार्ट्स आ रहे हैं, वो है 837 मिलीमीटर। और एक पोर्शन है जिसमें 11 पार्ट्स है, वो है 511.5 मिलीमीटर। इन दोनों को ऐड करोगे 1348.5 मिलीमीटर बन जाएगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर एच। पार्ट एच में क्या है, ये जी किया है ना हमने, हाँ पार्ट एच। पार्ट एच में क्या है, $1800 है, $1800 है। इसको किस रेशो में तोड़ना है, 2:3:4। $1800 को आपने कन्वर्ट करना है। अब जो है वो दो रेशोज नहीं, रेशो में दो क्वांटिटीज नहीं है, दो बंदों को नहीं दे रहे आप, तीन बंदों को दे रहे हो। एक को दो पार्ट दोगे, एक को तीन दोगे, और एक को चार दोगे, करेंगे बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे दो आंसर्स नहीं आएंगे बल्कि तीन आएंगे। कैसे, पहले तो हमें ये पता चले कि $1800 का सिंगल पोर्शन कितना है। एक पार्ट के अंदर, एक पोर्शन के अंदर $1800 के कितने डॉलर्स आएंगे, $1800 में से कितने डॉलर्स आएंगे। हमने टू को थ्री में ऐड किया, फाइव हो गया, फाइव को फोर में ऐड किया, 2 + 3 + 4 किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 9। सही है। अच्छा, तो फिर 1800 को हमने डिवाइड कर दिया 9 से, तो ये 9 × 1 = 9, 9 के टेबल में 18 आता है। टू पे $200 हमें पता चल गया एक सिंगल पोर्शन में है। तो दो पोर्शन में कितने होंगे, टू पार्ट्स में कितने होंगे, 200, टू से मल्टीप्लाई हो गया, $400। सही है। सेकंड पर्सन को तीन हिस्से मिल रहे हैं, तो कितने डॉलर्स है एक हिस्से में, एक पोर्शन में 200, तो उसको कितने मिलेंगे, $600। और थर्ड पोर्शन को चार हिस्से मिल रहे हैं, और एक पोर्शन में, एक हिस्से में $200 है, तो कितने होगा डॉलर्स, 800। तो ये इन सबको ऐड कर लो, 400 600 800 को, तो $1800 ही बनेगा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? सही है। अच्छा, पार्ट आई बेटा आपके लिए होमवर्क है, सही है, पार्ट आई देख लो। पार्ट आई भी ऐसे ही है जैसे अभी हमने ये एच किया है। पार्ट आई आपका होमवर्क है, सही है। पार्ट आई में भी यही है, तीन हिस्सों, तीन बंदों को डिवाइड करना है, तीन पार्ट्स में ब्रेक करना है। 13 12 11, पहले तो आप इन तीनों को ऐड कर लोगे, 13 + 12 + 11, सही है। 13 + 12 कितना होता है, 25, 25 + 11 36। अब आप ये जो टोटल डॉलर है इसको डिवाइड कर दोगे 36 से, तो आपको सिंगल पोर्शन में पता चल जाएगा कितने डॉलर आ रहे हैं। फिर उस अमाउंट को 13 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 12 से भी करोगे, और 11 से भी करोगे। सही है। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ भी पूछना है? सही है, देख लो। नो सर। चलो अब लास्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला किया आपने, ई वाला, ई वाला किया? यस सर। बताओ क्या आंसर आ रहा है। $168 और $210। $168, और सेकंड क्या है, डॉलर्स, टू 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 हंड्रेड वन एंड जीरो टेन सही है। हाँ चलो, अब हमने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, पार्ट नंबर जे। पार्ट जे में क्या है, $200 है। इन द रेशो, इसको किस रेशो में ब्रेक करना है, N-1:8:N+1, वेयर द स्मॉलेस्ट शेयर इज $50, सही है। और इसने आपको बता दिया कि स्मॉलेस्ट शेयर कौन कितना है, $50 का है। ये जो सबसे छोटा शेयर है, ये तीन शेयर है ना, ये $200 कितने हिस्सों में बांटे जा रहे हैं, तीन हिस्सों को, तीन बंदों को। एक N-1,
एक शेयर है, दूसरा शेयर जो है वो 8 है, और तीसरा शेयर जो है वो n+1 है। तो ये 3 पर्सन को शेयरिंग की जा रही है। तो ये इसके हिस्से बनाए जा रहे हैं, 3 पोर्शन बनाए जा रहे हैं $200 के। और उसने बता दिया कि स्मॉलेस्ट शेयर कितना है, सबसे छोटा $50 जो है वो स्मॉलेस्ट शेयर है। सही। और आपके पास इधर गिवन क्या दिए हुए, एक बंदे को n-1 मिल रहा है, दूसरे को 8 मिल रहा है, तीसरे को n+1 मिल रहा है। तो अब हमें सबसे पहले ये तो पता चले कि n की वैल्यू क्या है। सही है, n की वैल्यू कैसे आएगी। अच्छा, अब n-1, 8 और n+1 में से सबसे छोटा शेयर कौन सा है। तो क्योंकि इसने वैल्यू बता दी ना, कि सबसे छोटा शेयर क्या है आपके पास, 50। सही। तो अब कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट शेयर हमारे पास जो है वो n-1 है या 8 है या n+1 है। हम्म तीनों शेयर्स में से, तीनों में से। सही। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, जैसे मैं ऊपर ऐड करता रहूं, तीनों शेयर्स को ऐड करता रहूं, 2 शेयर्स होते दोनों को ऐड करता था, 3 शेयर्स होते तीनों को ऐड करता था, तो मैं यहाँ पे n-1 प्लस 8 प्लस n+1 कर दूं, तो +1 - 1 कैंसिल, 1n+1n 2n+8 हो गया। सही है। और ये आपके पास किसके इक्वल आता है, कि आपके पास टोटल कितने शेयर करने हैं, किससे डिवाइड करना है। सही है। अब आपको ये बोल दिया किसके इक्वल है, आपको बोल दिया स्मॉलेस्ट शेयर 50 है, तो आपने इसको इक्वल ले लिया 50 के। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, 2n। ये प्लस का 8 है, 50 के पास आके -8 हो गया। तो ये n = 50 - 8 कितना होता है, 42 डिवाइड बाय 2। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 42 डिवाइड बाय 2। आंसर इज 21। तो n की वैल्यू आ गई 20। सही है। तो n-1, n की वैल्यू 21 है, तो n-1 हो गया 20। और n की वैल्यू आपके पास क्या है, n+1 आपके पास क्या है, n की वैल्यू 21 है, तो n+1 कितना हो जाएगा, 22। तो अब आपको पता चल गया कि टोटल कितने हिस्से हैं। सही है। 20 + 22 + 8 50। तो 200 को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 50 से। सही है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 20 डिवाइड बाय 5 4। तो एक पोर्शन में कितने डॉलर्स आ रहे हैं, $4। सही है, 4। चलो, तो अब आपको निकालना है n-1। n-1 था 20, 20 × 4 कर देंगे तो कितना आ गया, 20 × 4 कितना हो जाएगा, $80। सही है। नेक्स्ट, 8, 8 × 4 $32। और लास्ट वन जो थर्ड है, n+1 22 था, तो 22 × 4, तो आंसर कितना आ गया, 22 को 4 से करेंगे तो $88। सही है। इसमें देख लो, कुछ तो पूछना चला है। क्या हुआ, अब आपको कैसे पता चला n-1 20 है। n-1, n की वैल्यू निकाली ना, n की वैल्यू क्या आई है, 21। तो n-1 कितना हो जाएगा, 21 - 1 कितना हो गया, 20। और n+1, सर आपने 21 प्लस, आपने क्या 1 से हुआ, 1 कैंसिल किया तो n कैंसिल किया। नहीं ये n प्लस का है और दूसरा n भी प्लस का है ना, 1n + 1n 2n हो गया। लेकिन एक 1 माइनस का था और दूसरा जो 1 था वो प्लस का था। सही है। हम्म देख लो, इसमें कुछ पूछना है, सर कि एक समझ में आ -1 रहा था एक पॉजिटिव। है। यस, सर -1 +1 0 हो गया, कैंसिल कर दिया, 0 लिख दो या कैंसिल कर दो, बात एक ही है। सही है। आपके पास क्या होगा, -1 +8 कितना हो गया, 7, 7 + 1 फिर से 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब -1 +1 कैंसिल कर दिया, 8 ही बढ़ा। सही। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। हम्म नो सर। सर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ ये, n को लिख सकते हैं ना, क्या, n को n को n पावर 2 भी लिख सकते हैं ना। नो, n+n हो रहा है बेटा, n+n क्या होता है, जब प्लस करते हैं ना दो अल्फाबेट्स को, दो वेरिएबल्स को, सेम वेरिएबल्स पहली बात है ऐड होते हैं, अल्फाबेट सेम अल्फाबेट्स ऐड होते हैं, तो 1n + 1n 2n हो जाएगा। सही है। n स्क्वायर कब होता है, जब n n से मल्टीप्लाई होता है, तो n × n n² जब होता है। सही है। प्लस में कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, प्लस और माइनस में कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो है वो क्या कहते हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होती है, पावर्स ऐड होती है, और वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है।
इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है आपके पास? पार्ट ए, एक्सप्रेस द स्केल यूज ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स इन द फॉर्म 1:n। सही है ना? 1 सेंटीमीटर ऑन मैप है, सही है ना? आपके पास क्या है, डिफरेंट स्केल्स यूज किए जा रहे हैं मैप पे, क्योंकि मैप में क्या होता है आपके पास, आप एक सिंगल पेज के ऊपर पूरे कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का या पूरे कॉन्टिनेंट का मैप बनाते हो। तो एक्चुअल में तो जो है वो, एक्चुअल में तो लैंड एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो मैप में इतने छोटे से पेज के ऊपर A4 है, A3 है, A2, A1, A0, कोई भी साइज का पेपर ले लो, बहुत छोटा है अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया के अकॉर्डिंगली। सही है, लैंड एरिया के अकॉर्डिंगली बहुत छोटा होता है। तो आप इतने बड़े मैप को जो है वो, इतने बड़े एरिया को जब एक स्मॉल से पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हो मैप में, मैप बनाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, स्केलिंग कम कर देते हो, छोटा कर देते हो स्केल को। सही है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि पार्ट ए में 1 सेंटीमीटर ऑन मैप जो है वो, मैप के अंदर अगर 1 सेंटीमीटर है, तो वो ग्राउंड पे, लैंड पे एक्चुअल में कितना है, 400 मीटर है। अब इसको रेशोज में लिखना है। पहला तो बहुत सिंपल है, 1 सेंटीमीटर कोलन 400 मीटर। सही है ना? ऐसे ही होगा, ऊपर 1 और नीचे n। लेकिन अभी इनके यूनिट सेम नहीं है, यूनिट सेम बनाने। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर और डिवाइड में 400। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ऊपर 1 और डिवाइड में 4 × 1 4, और ये 4 0 कॉपी हो गए। सही है। तो एन की वैल्यू है 40,000। इसका मतलब मैप के अंदर अगर 1 सेंटीमीटर है, तो ग्राउंड पे कितने सेंटीमीटर है, 40,000 सेंटीमीटर होंगे। तो वो मैप के 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? 1:40,000। 1:40,000, सही है। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है, ये आप करोगे 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5,000 मीटर। फिर आप मीटर को कन्वर्ट कर दोगे किसमें, सेंटीमीटर के अंदर। सही है। पार्ट बी, 4 सेंटीमीटर है मैप में, वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड पे, 20 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20 किलोमीटर। तो 4 सेंटीमीटर डिवाइड में किलोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीट सेंटीमीटर के अंदर ही 20। जैसे ही मैं 20 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, तो किलोमीटर किस में कन्वर्ट होगा, मीटर्स में। और फिर मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो अब ये सेंटीमीटर में आ गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में 20 आता है 5 पे, तो नीचे क्या रह गया, ऊपर 1 और नीचे 5, ×1 × 1 5 ही आ जाएगा। और 5 0 ये आपने कॉपी कर दिए। इसका मतलब है 1:500,000। सही है। तो अगर आपके पास जो है वो मैप के अंदर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ग्राउंड के अंदर जो है वो 500,000 सेंटीमीटर होंगे। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। पार्ट डी भी आपने करना है, बिल्कुल सेम है। 5 सेंटीमीटर मैप में है, तो ग्राउंड का 600 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1:n में कन्वर्ट करना है इसको। लास्ट पार्ट, पार्ट ई, 1.5 सेंटीमीटर मैप में है आपके पास, वो ग्राउंड पे कितने किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 450 किलोमीटर्स को। तो डिवाइड में 450 किलोमीटर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.5 को 15 बना दिया, तो डिवाइड में क्या होगा, 450 के बाद एक और जीरो आ जाएगा, ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे किलोमीटर है। अब इस किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में। सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। फिर सेंटीमीटर को फर्दर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 15 × 1 = 15, 15 की टेबल में 45 आता है 3 पे, ऊपर 1 और नीचे 3, 2, 2 4 और ये 7 0 आ जाएंगे। तो क्या हो गया, 1:3 और ये 7 0। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? तो अगर मैप के अंदर जो है वो 1.5 मतलब 1 सेंटीमीटर है, तो ग्राउंड के ऊपर जो है वो तकरीबन ये 3 के आगे 7 0 इतने सेंटीमीटर है। तकरीबन ये बन गया आपके पास 3 करोड़, 3 CR। सही है ना? अगर मैप के अंदर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ग्राउंड पे वो 3 CR मतलब 3 करोड़ सेंटीमीटर के इक्वल है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन 4 में कहीं भी? हम्म। कोई भी क्वेश्चन है?
नो सर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5। अब छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे इसमें। मेरा स्कूल, आपके पास एक स्कूल है जिसमें कितने कपल्स है, कितने स्टूडेंट्स है, 816। तो ये द रेशो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज, बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे दिया। ये गर्ल्स टू बॉयज है, गर्ल्स रेशो बॉयज इसके बराबर है 13:11। मतलब गर्ल्स के कितने हिस्से हैं 13 और बॉयज के कितने हैं 11, इस इतने स्टूडेंट में से फाइंड हाउ मैनी मोर गर्ल्स देयर आर देन बॉयज। बताओ कि कितनी गर्ल्स ज्यादा है। फाइंड हाउ मैनी मोर गर्ल्स, कितनी गर्ल्स ज्यादा है किसके मुकाबले में, बॉयज के मुकाबले में। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि बॉयज है कितने और गर्ल्स है कितने। सही है, सिंपल। 13 और 11 को हम ऐड करेंगे सिंपली, तो 24। इसका मतलब है कि टोटल गर्ल्स और बॉयज के हिस्से पोर्शन मिला के बन कितना रहे हैं 24। तो 816 टोटल स्टूडेंट्स है, उनको डिवाइड कर देंगे 24 से, तो हमें पता चल जाएगा कि एक पोर्शन में एक हिस्से में कितने स्टूडेंट्स आएंगे। तो 24 के टेबल से ही दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सही है, 24 के टेबल से कैंसिल करना है कर दो, मैं कर देता हूँ। 24 वन जा 24। 24 के टेबल में 81 नहीं आता, उससे छोटा आएगा। 24 के टेबल में 24 आता है 1 पे, 24 के टेबल में 24 आता है 2 पे, 24 के टेबल में 48 आएगा 2 पे, और 3 पे आता है 72। ये 72 आता है 3 पे। 81 माइनस 72 करेंगे कितना बचेगा, 9। 9 कैरी हो गया, 96 बन गया। 24 के टेबल में 96 आता है 4 पे। सही है। तो 34, एक पोर्शन में कितने स्टूडेंट्स है 34। अब हमें ये पता करना है कि टोटल बॉयज कितने हैं और टोटल गर्ल्स कितनी है। तो 34 एक पोर्शन में स्टूडेंट्स है, गर्ल्स के कितने पोर्शन है 13, दोनों को मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। 34 एक पोर्शन में स्टूडेंट्स है, मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो बॉयज के पोर्शन से, तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। 34 को 13 से मल्टीप्लाई करो, बताओ बेटा आंसर क्या आ रहा है। सही है, इधर कर लेते हैं। 34 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 × 4 12, 1 कैरी, 9 10 0 1 0 आ गया, क्रॉस 4 3। तो 2 4 4, तो 442, 816 में से 442 जो है वो गर्ल्स है। और बॉयज कितने हैं आपके पास, 34 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, 4 3, क्रॉस 4 3, 473, और 374 आपके पास क्या है, बॉयज है। 374 बॉयज है, और गर्ल्स कितनी है 442। इन दोनों को ऐड करोगे 816 पीपल्स, ये स्टूडेंट्स हो जाएंगे। सही है। अब इसने हमसे ये नहीं पूछा कि बताओ बॉयज कितने हैं या गर्ल्स कितने, इससे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कितनी गर्ल्स ज्यादा है बॉयज के मुकाबले में। तो सिंपल, गर्ल्स को माइनस कर देंगे बॉयज से। 442 को माइनस करेंगे 374 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि गर्ल्स कितनी ज्यादा है बॉयज के मुकाबले में। इन दोनों को माइनस कर दो, 442 374 माइनस नहीं होगा, तो ये हो गया आपके पास 3 1 कैरी, 12 माइनस 4 इज 8। फिर ये 4 कैंसिल, 3 हो गया 1 कैरी, 13 माइनस 7 इज 6। 3 माइनस 3 0। तो 68 जो है वो गर्ल्स ज्यादा है, 68 मोर गर्ल्स देन बॉयज। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। क्वेश्चन 5 नो। में देख लो, कुछ भी पूछना है। चल क्वेश्चन 6 में चलते हैं। एट अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है, द रेशो ऑफ फीमेल टू मेल स्टूडेंट्स, फीमेल और मेल स्टूडेंट्स का रेशो गिवन दिया हुआ है 18:17। गिवन दैट देयर आर, आपको गिवन क्या दे दिया, 2214 फीमेल स्टूडेंट्स है। सही है, ये फीमेल स्टूडेंट्स है, फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद बता दी। फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, और मेल स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है बताओ कितने होंगे। अच्छा, हमारे पास टोटल फीमेल स्टूडेंट्स कितनी है 2214, और हमारे पास यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स के पोर्शंस कितने हैं, ये फीमेल स्टूडेंट्स है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे फीमेल स्टूडेंट्स के पोर्शन से। फीमेल स्टूडेंट के कितने हिस्से हैं 18, तो इसको 18 से डिवाइड किया जाएगा। इन दोनों को सम करने के बाद डिवाइड नहीं किया जाएगा। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 5 और उससे पहले, सब में हम सम करते थे फिर डिवाइड कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वहां पे हमें टोटल स्टूडेंट्स बताए हुए थे, टोटल क्वांटिटी बताई हुई थी, टोटल अमाउंट थी। यहाँ पे सिर्फ फीमेल का डेटा है गिवन दिया हुआ है, और मेल का हमसे पूछा जा रहा है। तो फीमेल का डेटा को, फीमेल की वैल्यू को, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स को हम डिवाइड करेंगे फीमेल के पोर्शन से, और अगर मेल का गिवन दिया जाएगा तो मेल के पोर्शन से डिवाइड करेंगे, टोटल से नहीं करेंगे। ये फर्क है इन दोनों क्वेश्चन में। सही है। 18 के टेबल से डायरेक्ट आंसर हो सकते हैं, कर दो 18 वन से 18। 18 के टेबल में
अभी मुझे क्यों लग रहा है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि देखो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं 5 6 उसमें स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज। अब गर्ल्स और बॉयज कभी बेटा डेसिमल में नहीं हो सकते। 2.5 या 22.5 आंसर नहीं आ सकता, 23 आएगा या 22 आएगा, क्योंकि 22.5 गर्ल्स नहीं हो सकती। क्या मतलब, एक आधी गर्ल है या एक आधा बॉय है, एक आधा फीमेल स्टूडेंट है एक। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये सिंपली जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट उसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। 18 वन से 18, 18 के टेबल में 22 नहीं आता, 18 आता है 1 पे, और ये फिर 1 कैरी कर दिया। सही है। अब 18 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में 4 भी लूंगा। सही है ना। तो 1 1 4 ले रहा हूँ, तो अब मैं दो डिजिट्स एक साथ ले रहा हूँ। तो पहले मैं एक जीरो लगाऊंगा। सही। सॉरी, मैंने ये 1 क्यों लिखा है, मैंने लिखा ही कल। 18 के टेबल में जो है वो 22 नहीं आता, 18 आता है 1 पे, 4 रिमाइंडर बचा, 4 आ गया 41। 18 के टेबल में 41 नहीं आता, बल्कि 41 से छोटा आता है। 18 18 36, 36 आता है 2 पे, और फिर 5 बच गया। 18 के टेबल में 54 भी आता है, यस 54 आता है 3 पे। सही है। तो हमें ये पता चल गया कि एक पोर्शन के अंदर जो है वो कितनी फीमेल स्टूडेंट्स आ रही है, 123। तो एक पोर्शन में मेल स्टूडेंट्स भी कितने होंगे, 123 ही होंगे। सही है। पोर्शन जो होते हैं, जो हिस्से होते हैं, एक को 17 मिल रहे हैं, एक को 18 में 18 पार्ट्स मिल रहे हैं, 18 पोर्शन मिल रहे हैं। लेकिन हर एक पोर्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होंगे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो 123 सिंगल पोर्शन के स्टूडेंट्स है, और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, मेल स्टूडेंट्स के कितने पोर्शन है, 17। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हमें क्या पता चल जाएगा यहाँ पे, मेल स्टूडेंट्स की क्वांटिटी के कितने मेल स्टूडेंट्स हैं। 123 को 17 से मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ। 123 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 77 मल्टीप्लाई 3 21, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 2 16 हो गया, 6 1 कैरी, 7 मल्टीप्लाई 1 7, और 1 कैरी 1 ऐड हो गया, 8 हो गया। क्रॉस। 1 मल्टीप्लाई 3 3, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 1 1 1, 6 प्लस 3 9, 10 0, और ये 1 2 0 9 1। सही है। तो आपके पास जो है वो 17 मल्टीप्लाई 123 मल्टीप्लाई 17 किया तो क्या आ गया, 2091। ये मेल स्टूडेंट्स है उस यूनिवर्सिटी के अंदर। सही है। अब देख लो बेटा, आपके पास जितनी फीमेल स्टूडेंट्स होंगी, मेल उससे थोड़े से कम होंगे, क्योंकि फीमेल के पोर्शन 18 है और मेल के 17 है। फीमेल के पोर्शन ज्यादा है, मेल के कम है, तो देख लो थोड़े से ही कम स्टूडेंट्स हैं तकरीबन। और कितने कम होंगे, 123, एक पोर्शन कम है ना, और एक पोर्शन में 123 स्टूडेंट्स हैं। तो मेल स्टूडेंट फीमेल के मुकाबले में 123 कम होंगे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो, क्वेश्चन 7 पे मूव करते हैं। थ्री फ्रेंड्स है, तीन, अब तीन फ्रेंड्स है यहाँ पे ना। वो शेयर कर रहे हैं प्राइस को, कितनी प्राइस मिली है, $1946, इतने डॉलर्स प्राइस मिल रहे हैं। तीन फ्रेंड आपस में शेयर कर रहे हैं, रेशो बता दिया तीनों का, 3:4:7 है। ये अभी पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालो स्मॉलेस्ट शेयर और लार्जेस्ट शेयर। भाई स्मॉलेस्ट शेयर हमें पता है उसका है जिसको 3 हिस्से मिल रहे हैं, और लार्जेस्ट शेयर उसका है जिसको 7 हिस्से मिल रहे हैं। तो इन दोनों की अमाउंट का डिफरेंस बताना है हमें। सही है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 4 वाली वैल्यू को सिंगल पार्ट से, सिंगल पोर्शन से मल्टीप्लाई नहीं करवाना। सही है। लेकिन 4 वाली वैल्यू का काम है कैसे, तो मुझे तो ये तो पता करना है ना सबसे पहले कि ये 1946 जो टोटल डॉलर्स है, इसका जो है वो एक हिस्सा, एक पोर्शन में कितने डॉलर्स आएंगे। तो सिंपल 3+4+7 कर दो, 3+4+7 14 हो जाएगा। तो हम इस 1946 को किससे डिवाइड करेंगे, 14 से। अब 14 1 14, अब इसको 14 से डायरेक्ट कैंसिल करके करने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है कैंसिल हो जाए तो। 14 के टेबल में आपके पास जो 19 नहीं आता, 14 आता है 1 पे, 5 कैरी। 14 के टेबल में 54 आता है। 14 के टेबल, 14 मल्टीप्लाई अगर मैं 3 करूँ तो 42 आ रहा है। नहीं, हाँ 42 आता है 14 के टेबल में ना, 3 पे। तो फिर आपके पास जो है वो 12 बच जाएगा इधर, तो ये 126 हो गया। 14 के टेबल में 126 आता है, यस 9 पे आता है। सही है। हाँ। तो आपके पास क्या हुआ, 1946 जो है वो डिवाइड हो गया 14 से। आप 2 से भी कर सकते हो पहले, फिर 7 से होगा तो 7 से कर लो। सही है, तो डायरेक्ट 14 से कर लो, आपकी मर्जी है। तो एक पोर्शन में, एक हिस्से में कितने डॉलर्स आ गए, 139।
सही है, एक पोर्शन में एक हिस्से में $139 आ रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कि स्मॉलेस्ट शेयर को कितने डॉलर्स मिल रहे हैं। स्मॉलेस्ट शेयर है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 139 कर दो। 139 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 417 आंसर आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट शेयर में कितने डॉलर्स आ रहे हैं? 417। 139 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 9, 9, 27। 3 मल्टीप्लाई 3, 9 प्लस 2, 11। 3 मल्टीप्लाई 3, 1, 3 हो गया, और प्लस 1, 4। सही है, $417 आ गए स्मॉलेस्ट शेयर में। अब लार्जेस्ट शेयर में कितना आ रहा है? लार्जेस्ट शेयर में उसको, लार्जेस्ट शेयर वाले को कितने हिस्से मिल रहे हैं? 7 पार्ट, 7 पोर्शंस, और एक पोर्शन में $139 थे। तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो 139 से। 139 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई 9, 63, 3 और 6। 7 मल्टीप्लाई 3, 21 प्लस 6, 27, 7 और 2। 7 मल्टीप्लाई 7 और प्लस 2, तो ये 9 हो गया। $973 जो है वो लार्जेस्ट शेयर में आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये $973 लार्जेस्ट शेयर। इसने बोला डिफरेंस निकालना है स्मॉलेस्ट शेयर और लार्जेस्ट शेयर शेयर का, कि लार्जेस्ट शेयर और स्मॉलेस्ट शेयर में कितने डॉलर्स का डिफरेंस है, कितने डॉलर्स का फर्क है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू को माइनस करते हो स्मॉलर वैल्यू से। तो 973 माइनस हो जाएगा 417 से। तो 973, 417 को माइनस कर दो। तो ये 7 कैंसिल, 6 हो गया, 1 कैरी, 13 में से 7 माइनस हुआ, 6 आ गया। और 6 माइनस 1, 5 हो गया, 9 माइनस 4 भी 5 हो गया। तो कितने डॉलर्स का फर्क है आपके पास इधर? 556 डॉलर्स का। स्मॉलेस्ट शेयर और लार्जेस्ट शेयर का कितना फर्क है? $556 का। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अ केक रेसिपी रिक्वायर्स। आपके पास एक केक है, रेसिपी, केक बना रहे हो, तो उसकी रेसिपी में आपको कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले फ्लोर, आटा चाहिए आपको, शुगर चाहिए, बटर चाहिए। सही है, टू बी यूज इन द रेशो। ये सारी चीजें आपको यूज करनी है, रेशो भी बता दिया। आटा ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्लावर होता है आपके पास वो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, 12। फ्लावर का कितना है? F.S.B लिख देते हैं। फ्लावर, शुगर, बटर कितना है? 12:3:1। सही है, तो टोटल 12 पार्ट्स आपने आटे के, फ्लावर के यूज करने हैं, 3 शुगर के यूज करने हैं, बटर के 1 पोर्शन यूज करना है बाय मास। बोलिए मास के लिहाज से। पार्ट ए। पार्ट ए में बोल रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर रिक्वायर्ड इन अ केक। आपको बताओ कि कितना मास जो है वो रिक्वायर्ड होगा शुगर का। कितना, कितनी अमाउंट, कितना शुगर रिक्वायर्ड है, कितना मास रिक्वायर्ड है शुगर का एक केक बनाने में। दैट यूजेस 570 ग्राम्स ऑफ फ्लावर। अगर आप आटा कितना यूज करो? 570 ग्राम्स। 570 ग्राम्स आप क्या यूज कर रहे हो? फ्लावर, आटा। तो उसमें कितनी शुगर रिक्वायर्ड होगी, सिंपल ये बताना है पार्ट ए में। तो अब हमें ये बात पता है कि ये जो 570 ग्राम मास दिया हुआ है ये सिर्फ फ्लावर का है, आटे का है। सही है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता है कि केक बनाने में फ्लावर के आटे के कितने पोर्शन यूज हो रहे हैं? 12। तो 570 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। इन तीनों को ऐड करके फिर डिवाइड नहीं करेंगे 570 को उस नंबर से। 12 से क्यों करेंगे? क्योंकि ये टोटल अमाउंट नहीं है, ये केक का वेट नहीं है, केक का मास नहीं है। ये सिर्फ आटे का, फ्लावर का मास है कि इतना आपके पास फ्लावर यूज हो रहा है। 570 को डिवाइड बाय 12 कर दो। 12 वन सा 12। 12 के टेबल में 557 नहीं आता, 12 के टेबल में आता है 48। 4 पे 57 से छोटा। और कितना बचा? 9 बच गया ये। नहीं सॉरी, 9 नहीं बचा। 450, 48 आता है ना, हाँ 9 बचेगा। नहीं, ये 12 के टेबल से कैंसिल नहीं होगा। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको 6 के टेबल से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 6 से हो जाए तो अच्छी बात है, काम आसान हो जाएगा। 54, 6 से हो जाएगा। 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे। 57 नहीं आता। 6 के टेबल में 54 आता है 9 पे। और फिर जो है वो 3 कैरी हो गया 30। 6 के टेबल में 30 आता है 5 पे। तो 95/2, 95 डिवाइड बाय 2 कर दो। 95 को 2 से डिवाइड कर दिया। 95 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? हाँ, 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं। 8 आता है कहाँ पे? 4 पे। रिमाइंडर बचा 1। 5 नीचे ले आओ। 15 नहीं आता। 14 आता है कहाँ पे? 7 पे। 1 रिमाइंडर बचा। आगे डेसिमल और 0, 10 आता है, यस।
कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा कहाँ पे, 5 पे। तो 95 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 47.5 आ गया। सही है। तो आपको ये पता चल गया कि 47.5 ग्राम एक पोर्शन के अंदर जो है वो आपके पास आटा यूज हो रहा है। सही है। एक पोर्शन में कितना फ्लोर आ रहा है, कितना फ्लावर आ रहा है, आटा आ रहा है 47.5 ग्राम। सही है। तो आपने कितने यूज करने हैं, शुगर का निकालना है ना मास। तो शुगर आप कितना यूज कर रहे हो। अगर 12 पोर्शन जो है वो क्या कहते हैं आपके पास फ्लावर यूज हो रहा है, आटा यूज हो रहा है, तो शुगर चीनी कितनी यूज होगी, 3 पोर्शन। एक पोर्शन का कितना, एक पोर्शन में कितना मास है, 47.5, तो 3 में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 47.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 475 को हम सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 5 कितना होता है, 15, 5 आ गया, 1 कैरी। 3 × 7 21, 122, 2 कैरी। 3 × 4 12, और 2 ऐड किया, 14 आ गया, 1425। अब 1425 में बेटा डेसिमल आगे पीछे मूव होगा, वो देखते हैं। 47.5 के बाद, 47.5 जो नंबर है इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और 3 में डेसिमल के बाद आपके पास एक भी डिजिट नहीं है, तो 0 है। 1 + 0 + 1 आ गया, इसका मतलब डेसिमल 1 डिजिट बैक आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 142.5 ग्राम जो है वो यूज होगी, क्या, शुगर। शुगर 142.5 ग्राम यूज होगी, किसमें, 570 ग्राम्स ऑफ फ्लावर यूज करो अगर केक बनाने के लिए तो। सही है। अब इसका हम करते हैं पार्ट बी, फाइंड द टोटल मास ऑफ दीज 3 इंग्रेडिएंट्स इन अ केक दैट यूजेस एग्जैक्टली। आप जो है वो कितना टोटल मास, टोटल मास क्या होगा, कितना आप जो है वो अ, इन सारे क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट्स को यूज करोगे, हर एक इंग्रेडिएंट का, ऑफ दीज 3 इंग्रेडिएंट्स बोले ना, हर एक इंग्रेडिएंट का मास निकालना है। सही है। इन अ केक दैट यूजेस एग्जैक्टली 32 ग्राम्स ऑफ बटर। सही है। तो आपके पास क्या है, अगर आप जो है वो केक बनाने के लिए बटर कितना यूज कर रहे हो, 32 ग्राम्स आप बटर अगर यूज कर रहे हो, तो फिर आप जो है वो उसमें आटा कितना यूज करोगे और शुगर कितना यूज करोगे, बटर का तो पता है आपको। और फिर आप उन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स का टोटल मास कितना है। अच्छा, अब हमारे पास रेशो क्या है, 12:3:1। ऐसे ही है ना। बटर का है 1। बटन का रेशो, बटन जो है ना सिर्फ एक पोर्शन, एक हिस्सा यूज हो रहा है, और 32 ग्राम्स है, तो इसका मतलब आपके पास जो है वो हर एक पोर्शन में कितने ग्राम्स है, 32 ग्राम्स है। सही है। और बटर 32 ग्राम्स ही यूज होगा, बटर की वैल्यू आ गई 1 × 32, 32 आ जाएगा। अब मुझे बाकी निकालना है, फ्लावर निकालना है। 32 ग्राम्स है एक पोर्शन में, और फ्लावर कितना यूज कर रहे हैं, 12 पोर्शन, तो 32 × 12 कर दो। 32 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 2 4, 2 × 3 6, क्रॉस 1 × 2 2, 1 × 3 4 8 3। तो आपके पास जो है वो 384 ग्राम जो है वो फ्लावर यूज हो रहा है। अब शुगर का निकाल लेते, शुगर कितनी यूज हो रही है। शुगर 32 ग्राम एक पोर्शन में शुगर है, और कितने पोर्शन शुगर के यूज कर रहे हैं हम, 3। तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 6, 3 × 3 9, तो 96 ग्राम शुगर यूज होगी। अब उसने टोटल मास पूछा था इन सारे इंग्रेडिएंट्स का, तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स के जो मासेस हमने निकाल लिए उसको ऐड कर देंगे। 32 + 3 84 + 9 6। सही है। इन तीनों को ऐड करो और मुझे आंसर बता दो। तो टोटल आपके पास जो केक बन रहा है उसमें ये तीनों इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, उसका टोटल मास इतना होगा ग्राम्स में। तो 384 + 32 + 9 6 कर दो। तो लिख देते हैं 384 32 96। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 2 1 कैरी। 1 + 8 9, 9 + 3 12, 12 + 9 21, 1 और 2 कैरी। 2 + 3 5, तो कितना आ गया, 512 ग्राम्स। बेटा इसमें देख लो, यहाँ तक कुछ भी पूछना है। हम्म। मोस्ट। यहाँ तक सब समझ आ गया है। सही है। आज हम जो है वो इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। सही है।